पहले सबसे पहले मेरे को धारा के बारे में बताओ, धारा क्या होती है? विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में दो चार लाइनें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो क्या, किसका प्रवाह? ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। दूसरा, विद्युत धारा कब प्रवाह करेगी? जब क्या होगा? विभवांतर होगा। विभवांतर होगा तो प्रवाह करेगी। अगर सेम विभव है, सम विभव है, तो क्या रहेगी? धारा शून्य है। धारा की वैल्यू क्या रहेगी उस टाइम? कंफर्म। ठीक है। तीसरी चीज मेरे को ये बताओ, एक चालक है, चालक के अंदर करंट बहता है या बाहर की? ठीक है। इसमें आवेश अंदर होता है या बाहर होता है? इसमें चालक में आवेश कहाँ रहता है? आवेश सतह पर। तीनों इंपॉर्टेंट चीज है, ये तीनों समझ गए। अब बात आती है कि विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहली का नाम रख दिया, अभी तक हम किसके बारे में डिस्कस किया सारा? डीसी, दिष्ट धारा। दूसरी का नाम है एसी, प्रत्यावर्ती धारा। दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे डीसी के बारे में, दिष्ट धारा के बारे में। दिष्ट धारा उसको बोलते हैं जिसकी वोल्टेज, मान, करंट बिल्कुल क्या रहता है? आपका सेम रहता है। जिसका मान समय के साथ नहीं बदलता। ठीक है, समय के साथ नहीं बदलता। मेरे पास है ये है वोल्टेज या करंट, ले लो कुछ भी ले लो। इसमें ये बताओ, इस पॉइंट पे मैंने चेक किया, इसका मान यही था, यहां चेक किया, यहां भी मान ये था, यहां चेक किया, यहां भी ये था। इसका मान क्या है? एक जैसा है, मान नहीं बदल रहा। जब मान नहीं बदल रहा, उस चीज को बोला जाता है दिष्ट धारा। ठीक है। एक जैसा मान, उसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। मेरे को ये बताओ, अब ये थोड़ा बहुत ऐसे हिल डुल रही है? बिल्कुल भी नहीं हिल डुल रही। ठीक है। तो इस केस में इसकी फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति है, वो क्या हो जाती है? आवृत्ति हो जाती है इसकी 0। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है कई बार कि डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। ये दे दिया जाता है कि 5 वोल्ट, बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। डीसी भी ना दिया, ऐसा ऐसा ग्राफ दे दिया आप लोगों को, बताओ इसकी आवृत्ति कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है। तो क्या बताएंगे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? जो चीज चेंज ही नहीं हो रही उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? कोई फ्रीक्वेंसी नहीं। ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब तो है चक्कर। ठीक है। जो चक्कर लगा रहा है, गेड़िया लगाता है, वो है इस फ्रीक्वेंसी का मतलब। ठीक है। यहाँ तो सारे डीसी वाले हैं। टेम जा लिया भी इनका, एसी वाला, फ्रीक्वेंसी वाला टेम जा लिया भाई है, गया नहीं? उड़ जा रहे थे है। अच्छा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट इसमें और जो एसी में डिफरेंस दिखाता है वो है हमें इसका भंडारण, स्टोरेज। ये डीसी में हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसका ना ट्रांसमिशन सबसे पहली बार जब किसने स्टार्ट किया था? किसने? अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने। लेकिन उसके लिए क्या बन गया था? ई टप हो गया था। ठीक है। लॉस, आई स्क्वायर आर लॉस बहुत ज्यादा था इसके अंदर। ठीक है। तो इसका है ना जो ट्रांसमिशन था वो बहुत महंगा है। ठीक है। आज के टाइम में अब तो क्या है कि एसी के है ना, अगर लॉसेज सारे काउंट करेंगे हम बड़ी बड़ी लाइनों में, तो ज्यादा लॉस होते हैं हमारे एसी के अंदर। कंडक्टर की जरूरत पड़ती है ज्यादा एसी के अंदर, बड़े टावर, मजबूत टावर की जरूरत पड़ती है हमें एसी के अंदर। ठीक है। डीसी के अंदर उससे भी कम में काम चल जाता है। अब डीसी में है ना वो चीज चल रही है आजकल, HVDC, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन। पहले ट्रांसमिशन होता ही नहीं था डीसी में, लेकिन इधर तो लगा दो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर भी बड़े लगाने पड़ेंगे, छोटे तो काम नहीं चला। और इधर लगा दो इन्वर्टर। ठीक है। ये जो दो उपकरण है, ये दो उपकरण ही बहुत ज्यादा महंगे पड़ेंगे, लेकिन जो इसकी मेंटेनेंस है, लॉस है, वो बिल्कुल खत्म हो जा। कंडक्टर का मेन तो कंडक्टर का ही खर्चा घट गया।
अब कंडक्टर मतलब हमें 3 फेज सप्लाई करनी है और वो ट्रांसमिट करनी है कहीं दूर, तो हमें 3 कंडक्टर तो मैंडेटरी है, 3 की तो जरूरत है ही है, ठीक है। अगर एक टावर से दूसरे टावर पे ले जाने के लिए हमें 3 कंडक्टर लगाने हैं तो टावर की मजबूती ज्यादा रखनी पड़ेगी। अगर एक कंडक्टर रखना है तो पतला भी चल जाएगा ना टावर, उसकी स्ट्रेंथ उससे भी कम में चल जाएगा काम, ठीक है। तो इसने खर्चा बहुत कम कर दिया, ठीक है। तो इसका जो ज्यादा खर्चा वो सिर्फ इस कन्वर्टर के ऊपर ही है, रेक्टिफायर इन्वर्टर लगाऊंगा डीसी के अंदर। डीसी का यूज अपने जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हम यूज करते हैं, मोबाइल हो गया, ये पावर बैंक का जो हम मोबाइल वास्ते आजकल यूज करें, ठीक है। चार्जर हो गया, चार्जर भी वही है, डीसी ट्रैक्शन में बहुत ज्यादा यूज हुआ। ईवी आजकल ईवी चल रहा है, सोलर सेल है वो भी उसका ही है, ठीक है। ये स्कूटी ही चल रही है आजकल बैटरी वाली, यहाँ भी सारे कहेंगे डीसी की है। ट्रेन भी डीसी पे चला, ठीक है, उनका सारा सिस्टम ये वही है, ठीक है। ये तो है एसी। एसी कई तरह की हो सकती हैं, ठीक है। ये हमने ले ली साइन वेव ले ली, पहले तो तरंग का टाइप हमने अलग ले लिया जिसको साइन वेव बोल रहा हूँ। लेकिन समझो एसी को, एसी वो है जो अपने एक फिक्स समय के बाद एक पीरियड दे दिया उसको, उसके बाद है ना अपना मान उसी वैल्यू पे आ जाए, वो उसी वैल्यू पे आ जाए, लेकिन निरंतर परिवर्तित होती रहती है, निरंतर परिवर्तित होती रहती है। जैसे 2 दिन के बाद ये चक्कर 2 दिन के बाद कंप्लीट कर लिया, ठीक है, लेकिन 2 दिन के बाद एग्जैक्ट सेम दिखाएगी, एग्जैक्ट सेम दिखाएगी, उसको बोलेंगे हम प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। और इसकी हर एक पॉइंट पर हर एक टाइम के समय पर इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, इसलिए इसका नाम रख दिया प्रत्यावर्ती धारा। इसको समझने के लिए देखो मैं बनाता हूं सबसे पहले एक चक्कर, साइकिल का पहिया, ठीक है। ये है, इसका कोण कितने का होता है टोटल 360 का हुआ है, ठीक है। यू कितना हुआ 0, यू कितना हुआ 180, यू वापिस कितने का हो जाओ रहा, अर्धगोला कितने का हुआ 180 का हुआ, अर्धगोला कितने का हुआ। यानी कि अगर साइकिल के पहिए ना था हम काट दोगे, इसमें ताड़ी तूड़ी लग रही हो ना वो कर दो, ठीक है। अगर इस साइकिल के पहिए ना 2 हिस्से हम काट देंगे तो ये कितने का बन जाएगा 180 का। मैं इस साइकिल के पहिए ना काट का एक यहां रख दूं, इस ना उठाकर यहां दूसरी साइड लगा दिया वही पहिया। ये अभी भी मैं इसको कंप्लीट चक्कर बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता, एक पूरा चक्कर हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं जाता हूं आगे तो मेरे को देखो बिल्कुल सेम वैल्यू मिल रही है, ठीक है। मेरे पास चक्कर मैंने कब बोला, एक चक्कर एक साइकिल कब बोला मैंने, जब उसने कितने का कोण पूरा कर लिया 360 डिग्री का उसने कोण कर लिया पूर्ण। जब कोण 360 डिग्री का उसका हो गया पूर्ण तो उसको क्या बोला मैंने, एक चक्कर एक साइकिल। समझ गए इस चीज ना, 460 इसमें ही बनाओगे देखते चलिए हम, ठीक है। एक चक्कर एक साइकिल किसको बोला, जब उसने अपना 360 डिग्री का कोण कर लिया पूर्ण, हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आता है इसका समय, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड उसको बोलते हैं कि एक चक्कर कंप्लीट करने में वो जितना समय लेता है ना उसको बोला जाता है उस वेव का, उस तरंग का टाइम पीरियड। एक चक्कर तो किसने बोलेंगे जब उसने 360 डिग्री का कोण पूर्ण कर लिया, और समय पीरियड किसने बोलेंगे उसका, जब जितने समय में उसने एक चक्कर पूरा कराया, जितने समय में उसने एक चक्कर पूरा कराया उसने बोलेंगे उसका टाइम पीरियड, ठीक है। आयाम एम्पलीट्यूड, ठीक है। और एम्पलीट्यूड बोलेंगे कि तरंग अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू को छू के आ रही है, जहां पे मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू को छू के आ रही है उसको क्या बोलेंगे, उसकी आयाम या उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसको उसका पीक भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिससे उसको हम दर्शाएंगे ना, ठीक है, जिससे हम उसको दर्शाएंगे कि उसका एम्पलीट्यूड कितना, उसको इसी से दिखाया जाएगा उसका पीक कितना था, कहां तक वो छू के आया। और मैक्सिमम से मैक्सिमम कब छूता है ये, जब इसका कोण का मान कितना हो 90 डिग्री, कितना हो 90 डिग्री पे हो। जब थीटा का मान कितना हो 90 डिग्री, तब वो
किस पे होएगा अपने, बिल्कुल शिखर पे होएगा। किस पे होएगा, शिखर पे होएगा। ठीक है, यह है बारी फ्रीक्वेंसी की भाई, ये भी समझना बहुत जरूरी है। मस्त है, मैंने इसके अंदर 5-6 ओद दे रखे अपना निकालने वास्ता, मैंने भेज दी तुम्हारे पास, लेकिन मैं कल ना इसका प्रिंट दे ही दूंगा। इसके है ना 20-25 पेज बनाने जाए तो आज कंप्लीट नहीं हुए थे। क्या बन गया ये, एक पक्की बात है, एक चक्कर। ठीक है, अब देखो ये समय दे दिया मैंने इसका 4 सेकंड। 4 सेकंड में इसने कितने चक्कर कंप्लीट किए, चक्कर पहचान लो पहले, पहचान गए, चल फिर तो याद करवाने की जरूरत नहीं है, भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसने सीख ही गए। इसने कितना चक्कर कंप्लीट कर लिए, 4। फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमने, आवृत्ति, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। इसका एक और नाम होता है बारंबारता, बारंबारता, बार 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 उसको बारंबारता बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं देखना आप लोगों ने देखना है कि चक्कर कितने हैं, चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या बटे समय। मेरे को बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4/4 कितना हो गया, 1 हर्ट्ज। इसकी इकाई क्या होती है, इकाई हर्ट्ज, हर्ट्ज HZ। दूसरी इकाई क्या होती है इसकी, चक्कर को क्या बोलते हैं, साइकिल, या फिर चक्कर ही लिख दूं मैं, चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड। ठीक है, अब मैं एक और चीज बोलूंगा आप लोगों को, मेरे को फ्रीक्वेंसी बताते चलना। ठीक है, अब देखता जा भी, तेरे शाम बढ़ाऊंगा। अब बताओ मेरे को इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रही, 4, 1/4, 4/1। सही लिखना, गड़बड़ में मचा दियो। चक्रों की संख्या, चक्कर कितने हैं, और समय, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी फिर, 4 हर्ट्ज होगी। ठीक है, और ये अपने एक चक्कर को कंप्लीट करने के दौरान 2 बार शून्य पे आता है। एसी के अंदर ये चीज याद रखनी है, जब ये अपना एक चक्कर कंप्लीट करेगा ना तो ये क्या करता है, 2 बार 0 पे, हाँ 180 पे भी ये शून्य माना जाएगा। कितनी बनेगी फ्रीक्वेंसी, 10। ठीक है, जो 4 साल है आपकी, 3-4 चक्कर पूरे कराए, मतलब 1 मिनट में, मिनट की हाँ 60 मिनट, बिल्कुल 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 3001। तो इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 16 ही। कोई नहीं, मैं जा रहा हूँ, फिर आगे चेक कर लो। एक धारा तरंग 5 सेकंड में 1500 चक्कर तय कर लेती है, बताओ आवृत्ति कितनी है, 300 हर्ट्ज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई फ्रीक्वेंसी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और एक कंप्लीट चक्कर, एक कंप्लीट साइकिल करते हुए ये क्या 2 बार कहां पे आती है, शून्य पे आती है। ठीक है, बताना आप लोगों ने कि ये प्रत्यावर्ती धारा है या नहीं है। साइकिल कैसा भी हो, सिर्फ ये पूछा जाएगा ये प्रत्यावर्ती है या नहीं है। आप इसको चेक करो, एक निश्चित दर के बाद सेम दे रही है नहीं दे रही, और ऊपर नीचे
पॉजिटिव में भी जा रही है और नेगेटिव में भी जा रही है, तो ये कौन सी है, प्रत्यावर्ती। बस इसका नाम है ना, वो है स्क्वायर वेव है ये, ठीक है, साइन नहीं है ये स्क्वायर वेव है। बताओ ये प्रत्यावर्ती धारा है। ये बन गई प्रत्यावर्ती धारा। उसमें साथ के साथ उसका विपरीत साइकिल भी चाहिए हमें, नेगेटिव वाला, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और एक निश्चित दर के बाद सेम वैल्यू आती है उसकी, इसकी भी सेम आएगी, ठीक है। इंस्टेनियस वैल्यू का मतलब क्या है, जब भी आपने चेक किया, जिस टाइम भी आपने चेक किया उस टाइम का मान, किसी भी क्षण, तात्क्षणिक, किसी भी क्षण आपने चेक किया और जो वैल्यू आई उसको क्या बोलेंगे, उसका इंस्टेनियस वैल्यू। मैंने यहाँ पे चेक किया इस पे, और इस पे जो ये वैल्यू आती है ना, इसको बोलते हैं तात्क्षणिक वैल्यू। मैंने यहाँ चेक किया, यहाँ पे जो वैल्यू आई इसको भी इंस्टेनियस वैल्यू बोलना है। मैंने यहाँ चेक कर लिया तो यहाँ भी कौन सी वैल्यू आएगी, इंस्टेनियस वैल्यू। आपने इंस्टेंटली जहां भी चेक किया और जो वैल्यू आई उसको बोलेंगे इंस्टेनियस वैल्यू। ये एंगल ही तो है, किसी भी समय भी यहीं चलेगा आपका, एंगल भी यहीं चल रहा है, ठीक है। तो आप किसी भी समय चेक करो और आपकी जो वैल्यू उस टाइम जो वैल्यू मिलेगी उसको बोलते हैं तात्क्षणिक मान। अभी बताता हूँ वो भी। शिखर मान क्या होता है, चढ़ती कलाई है, ठीक है, ठीक है। शिखर मान जब आप पॉजिटिव में चेक कर रहे हो तो पॉजिटिव में, नेगेटिव में चेक कर रहे हो तो नेगेटिव में, ठीक है। वो अपना जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू अटेन करती है, वैल्यू ग्रहण करती है, उसको क्या बोलते हैं, उसका शिखर मान, चोटी का मान इसका, ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको दिखाया जाता है हमेशा, अगर आई करंट निकालना है तो आई एम दिखा देते हैं, आई मैक्सिमम भी दिखा देते हैं, आई नोट भी रख लेते हैं, इसको वी एम लिखते हैं तो वी एम, वी मैक्सिमम, वी नोट, ठीक है, मर्जी है कोई भी दिखा लो। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है जहां तक वो जा सकती है, ठीक है। नेगेटिव में भी ऐसी होती है, अगर नेगेटिव में देखेंगे तो क्या आएगा, माइनस आई एम, माइनस आई मैक्सिमम, माइनस का आई नोट, माइनस का वी एम, माइनस का वी मैक्स और माइनस का वी नोट। बात आती है सारी अटक के यहाँ पे कि जो हमारे मापक यंत्र है, उपकरण है, वो किसके ऊपर काम करेंगे, वो उनको काम यहाँ पे करवाए या यहाँ पे करवाए। और दूसरी बात ये है, चलो मान लीजिए कोई वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ कोई वैल्यू ले ली हमने कि यहाँ तक दिखाएगा, अपना जो उपकरण है यहाँ तक की वैल्यू दिखा देगा इसकी, ठीक है। तो फिर इसका भी तो कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती होगी हमें, इसकी शिखर मान की भी तो कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि जो हमारे उपकरण, हमारी डेली लाइफ में हम कौन सा मान लेते हैं, इसमें से ये वैल्यू है, इसमें से कौन सा मान लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका अभी तक जो चला, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर, वर्ग तुल्य मान। एक और आता है इसमें, क्या आता है, औसतन मान, औसतन करके है कुछ ऐसा, मैंने लिख रखा नोट्स के अंदर ये, ठीक है। इसके अंदर है ना, मतलब मैं बता देता हूँ, इसके अंदर चलना कहाँ से है, चलना है स्क्वायर से। पहले तो जो वैल्यूज दी हुई हैं आपको करंट की, उसका करेंगे स्क्वायर, पहले करेंगे उसका स्क्वायर, स्क्वायर के बाद उसका निकालेंगे औसत, औसत के बाद उसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल, ठीक है। किसका स्क्वायर करें, किसको औसत करें और किसका करें वर्गमूल। हमारे पास तो हमने सबसे पहले ले लेता हूं मैं, मेरे पास है एक तरंग आई 10, यहाँ 10 वैल्यू ले ली मैंने यहाँ, ठीक है, ले ली।
अब हम न यहीं से तो निकालना है ना कोई कोई मान जिसको प्रभावी मान बोल लेंगे, जिसको आरएमएस बोल लेंगे। ये इंस्टेनियस, ये सारे कौन सी हैं? किसी भी क्षण हमने जो मान देखा वो कौन सा हो गया? इंस्टेनियस, तात्क्षणिक मान। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहला काम क्या है मेरा, इनका क्या करता हूं? वर्ग। क्या करूंगा? I1 का स्क्वायर, I2 का स्क्वायर, I3 का स्क्वायर और I10 का स्क्वायर। दूसरा काम है मेरा इसका निकालना है मेरे को औसत। यहां से यहां तक का जो समय होता है जिसमें एक चक्कर पूरा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसका टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो अब इतना टाइम पीरियड है और इतने समय में जो चीज, अगर मेरे को किसी चीज को औसत निकालना है तो आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं औसत? मेरे नंबर आए 1 2 3 आए, क्या करता हूं मैं? सबसे पहले तीनों का जोड़, कि फिर किससे भाग दूंगा? जितने नंबर है मेरे पास 3 है तो 3 और 6 बटे 3 कितना आ गया? औसत 2 आ गया। ऐसे ही मेरे को इसको औसत निकालना है। जितने समय तक हमने इसको काउंट किया, कितने समय तक काउंट करेंगे इसको? टी। मैं टी समय से इसको भाग दे दूं और सबको जोड़ दूं, सबको जोड़ दूं। ठीक है, तीसरा काम है हमारा इसका वर्गमूल। तीसरा काम है वर्गमूल। ये बन जाएगा हमारा I/RMS। मान लीजिए 2 एम्पियर दे दिया हमने डीसी में, वो 5 मिनट में कुछ ऊष्मा पैदा कर रही थी। ठीक है, उसी धारा के तुल्य अगर 2 मिनट का समय दिया था हमने, 2 मिनट के अंदर अगर एसी धारा का जो मान उतनी ही ऊष्मा पैदा कर देगा, उसको नाम दे दिया आरएमएस। ठीक है, उसको नाम दे दिया। इसमें ये चीज याद नहीं करनी, ये सिर्फ दिखाने के लिए था। अभी जो याद करनी है वो चीज बता देता हूं। इसको क्या बोलते हैं? I0 भी लिख लेते हैं, IM भी लिख लेते हैं, मर्जी आपकी है, कुछ भी लिख लो, बटे √2। I0 लिखना I0 लिख लो। ठीक है, I0 लिखना I0 लिख लो, IM लिखना है। √रूट में भी याद नहीं रखना, तो इसको 0.707 IM या 0.7 I0। इसका 1/√2 का मान होता है 0.707। ठीक है, अब हम वैल्यू है ना जो I/RMS IM का 70.7% हिस्सा, I/RMS मैक्सिमम वैल्यू का, ये मैक्सिमम वैल्यू थी, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू थी। इस मैक्सिमम वैल्यू का ना 70% हिस्सा चेक कर देंगे। 70% हिस्सा चेक कर लिया हमने, यहाँ पे यहाँ बनता है 70% हिस्सा। तो इस 70% हिस्से को क्या, जहां पे जो वैल्यू होगी ना, इसको बोल देंगे हम I/RMS। और हमारे जितने भी उपकरण हैं, जितने भी काम काज हम जो भी कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, वो सारे किसको देख के, मद्देनजर रख के किए जाते हैं? RMS को। हमारे जितने उपकरण है उसमें कौन सी वैल्यू दिखाते हैं हमें? जो बिल तैयार होता है वो भी किसके थ्रू तैयार होता है? I/RMS के थ्रू। ठीक है, घरों में बिजली आती है 220 भी बोल देते हैं, 230 भी बोल दो। ठीक है, ये जो वैल्यू है ना, ये कौन सी वैल्यू है? I/RMS है। तो इसका मतलब अगर पूछा जाए, इसका मतलब जैसे कोई बल्ब डिजाइन कर दिया, ठीक है, कोई भी अगर हम चीज डिजाइन करते हैं, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम उसका 10 या 20% टॉलरेंस पे लेते हैं कि अगर मान लीजिए 230 का 10% ज्यादा आ गया तो वो सहन कर लेगा, 20% ज्यादा आ गया वो सहन कर लेगा। क्या इसको 230 के लिए ही डिजाइन किया जाता है? उसको 230 के लिए डिजाइन नहीं किया जाता, डिजाइन किया जाता है उसको किसके लिए? पीक के लिए। क्योंकि एक सेकंड के अंदर अगर तुम ध्यान से देखोगे 60 बार अपने पीक पे जाती है, 50 बार, 50 फ्रीक्वेंसी है, 50 बार तो इसमें पॉजिटिव में, 50 बार नेगेटिव में। ठीक है, वो अपने पीक पे जाके आ रही है। अगर हम 220 का पीक निकालते हैं तो ये बनता है लगभग 311। तो उसको किसकी, उससे डिजाइन करेंगे 311 के लिए। यानी कि इंसुलेशन जो भी डिजाइन होती है ना, इंसुलेशन हमेशा किस पे डिजाइन होती है? पीक वैल्यू पे। ठीक है, ये पॉइंट भी मैंने लिख रखा है इसके अंदर कि इंसुलेशन है जो, इंसुलेशन तो समझ गए,
इंसुलेशन किसके ऊपर डिजाइन होती है? पीक पे, ठीक है। और वैसे जो प्रभावी मान है जिसको हम लेते हैं, जिसकी गणना करते हैं, जिसमें मापा जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? आरएमएस। ये बोल रही है उस टाइम। अगर 253 250 भी है ना, 250 है तो ये भी क्या है? आई आर एम वी आर एम एस है, वी आर एम एस है, ठीक है। अब इसका देख लो, तुम चेक कर लो। अगर बाई चांस हमें ये दे दिया आई, तो देखना पड़ेगा ना कितना बनेगा इसका, ठीक है। आई तो लोड के हिसाब से ही बनेगा इसका, जितना बनेगा, 1 बन जाओ, 2 बन जाओ, 3 बन जाओ, ठीक है। अब देखो बात बताओ मेरे को, अब ये 250 है, ये दे दी मेरे को आरएमएस। मेरे को ये बताना है कि मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है इसकी। इन दोनों के बीच में एक संबंध है, दोनों के बीच में एक संबंध है, वी आरएमएस बराबर है वी एम बटे अंडर रूट 2। ये है, यही है, या इसको ऐसे याद कर रहे हैं हम, 70.7 वी, ठीक है। 70.7% होता है 0.707 वीएम, ठीक है। मेरे को आरएमएस दी है, मेरे को वीएम की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालूं? 1.41 तक भी नहीं जाना तो 1.4 तक चले जाओ। 1.4 गुणा वी आरएमएस। अब जैसे वहां पे कितनी वैल्यू आई हुई थी? 250 थी, 50 ही ले लो, लमसम हो जाएगा। 1.4 गुणा 250, 250 वोल्टेज थी। इसका मतलब भाई पीक कितनी चल रही है उस टाइम? बिल्कुल, यह मैक्सिमम है। अब इसने गुणा करेंगे, 1 0 तो पहले ही ना खत्म कर दे। 14 पंजे 70, 7 14 दूनी 28। इन्हें करके देखो, गलत नहीं होगा, ये इस बात की गारंटी दूं। जिसके पास कॉपी है करके देखो, गलत नहीं होगा। क्योंकि हमें पहले, सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए दिया क्या है, वी आरएमएस कितनी है? 100 वोल्ट। निकालना क्या है? वी एम, जो किसके बराबर होएगा? आरएमएस को किससे गुणा करेंगे? 1.4 गुणा वी आरएमएस। √2 की वैल्यू है 1.414 गुणा वीएम। अपने यानी अपनी घर वाली वोल्टेज का चलो, बस ये सारे सौदे ना भूल जाओ। अपनी घर की वोल्टेज कितनी होगा? वह कौन सी होगा? पक्की बात है, 0.707 वीएम काटनी है अपना, इना गुणा जार कर ले, ठीक है। 230 1 2 3 707 काट कर देख लो। अरे सारी बात छोड़ देना, 7 तक काट कर देख लो, बस सिर्फ 7 तक काट लो, 2 0 रखा जो इसके लिए, ठीक है। दीप 7 तक काटी, 7 दिया बच गए 2, 7 दूनी बच गए 6, 1 0 ताली 7 कौन आया? या कौन सी वैल्यू आई भैया? मैक्सिमम नु काट दो। इब तन दो चीज देखनी नहीं, 0 इब मना दे दिया था, फैक्टर दे दिया अगला 1.4 वीआरएमएस था नवेरा। मेरे तो सिर्फ ये बताना ही नहीं, वो तो समझ गया बात। मेरे तो ये बताना है गलत है कि सही है, हम नहीं चेक करना। इसमें ही उलझ गया हम, लेकिन इसमें तो हमने लेना ही लेना है। और इसने जितनी बार करोगे उतनी बार, हम 10 बार प्रैक्टिस करोगे नहीं, मैंने कौन सा ना देखने की भी जरूरत को नहीं। वीएम की वैल्यू हमने पता कितनी होगी, वीआरएमएस मैंने ले ली 230 ले ली। 1 पॉइंट खत्म करना, ऊपर कर दिया गुणा 10, कितना आ गया? 2300। 2300 ने भाग देता 14 था, 14 एकम बच गए, 14 छिक बच गए, 14 चौक, यह वी मैक्सिमम 164 है। तो इसका मतलब यू क्या हो गया? गलत है कि नहीं? समझे भी इस चीज ना? ये गुणा करके देख लो इसकी ला, ये क्या कर दी इसकी 230 की गुणा कर दो,
0, 14 तिया 42, 14 दूनी 28 और 4 322। युग सही है कि नहीं फैक्टर? ठीक है, इसमें उठाओ और ठहरा के रख दो, वीएम की जगह रख दो 320 के लगभग, कोई सी एक वैल्यू रख लो, कोई सी भी, ठीक है, यह वैल्यू रख दी, इन्हें इसके लिए गुणा करा पा 0, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 42 और 2 44, 448 और एम एस आएगी, और 448 कितनी आनी चाहिए यार? 300, 220, 21, 22, 23, 24 आ गई, ठीक है, ठीक है ना? इस तरह निकाल लो। ईब तो किस तरह भी हो 0.707, 0.707 हो वी आर एम एस और वीएम यू दे दिया, बताओ सही है कि गलत है? क्या करना है? वीआरएमएस की वैल्यू हम नबे रहे कितनी हुआ 230, इसने भी भूल जाए करो, लास्ट वाले 3 ना एक याद रख लो बस, लगभग वैल्यू आ जाएगी 0.7 भाग 10, 7 की गुणा कर दे सीला 7 तिया 7 दूनी 14 और 2, तो इसका मतलब बटे 10, ये सही है कि गलत है? आरएमएस इतनी और मैक्सिमम और भी कम पंचायत दी, तो इसका मतलब यू फैक्टर भी अपने सीख जाओगे, 5-7 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे सीख गए। इस अपना एसी चल रहा है ना अभी, इसमें 3 चीज आती हैं, एक तो आता है इन फेज, क्या आता है? एक आता है आउट फेज, एक आता है एंटी फेज। एंटी फेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, यहीं से चलेगा आगे लीड लैग, ठीक है, समझ तो गए तुम, लीड कौन करता लैग कौन करता, लेकिन काम आएगा इसी में जाके। देखो ये पास मेरे पास है वोल्टेज, ठीक है, और करंट मेरा ये चल रहा है इसके साथ साथ, इसको क्या बोल लेंगे हम? इन फेज। इन फेज का मतलब क्या है? कोण का अंतर, कोण अंतर शून्य। क्या है कोण अंतर? ठीक है, कोण अंतर क्या है वोल्टेज और करंट में? बिल्कुल शून्य है, उसको क्या बोल लेंगे हम? इन फेज। ऐसा सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? जहां पर शुद्ध प्रतिरोध हो। क्या हो? शुद्ध प्रतिरोध हो। शुद्ध प्रतिरोध वाले सर्किट है ना, उनमें मिलेगा सिर्फ ऐसा, ठीक है। अरे हम पता क्या बात है, जो चीज मैंने बताया था ना डीसी, अब डीसी देखो कैसी लगा था ना, होगी ना सन। एसी है ये पहला सिर्फ और सिर्फ है ना, इसमें टाइम लगेगा एक बार, सिर्फ इसमें एक बार टाइम लगना, उसके बाद तो इसने भी घुमा दोगे हम। ना पावर फैक्टर यूनिटी कोस 5 में होगा नहीं पावर फैक्टर। अब मेरे को ये बताओ, करंट और वोल्टेज साथ साथ चल रहे हैं या आगे पीछे हैं? आगे पीछे हो गए तो इसको क्या बोलेंगे? एक और चीज दिमाग में आई, कोई बात नहीं, लैगिंग लीडिंग सब देखेंगे। अच्छा नुका, ठीक है। अब इसमें बताओ साथ साथ चल रहे हैं आगे पीछे हैं, सिर्फ इतना याद करना भी, लीड लैग फिर बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना याद करो आगे पीछे हैं तो इसको कौन सा फेज बोलेंगे? आउट फेज। साथ साथ हैं तो इन फेज, ठीक है, ये चीज समझिए। ये ऐसा किस में होता है? इंडक्टिव आरएल सर्किट और आरसी सर्किट, थोड़ा बहुत इंडक्टिव कैपेसिटिव उनमें होता है ऐसा, ठीक है। अब आ जाता है मेरे पास जिसमें कोण का डिफरेंस है जो अंतर, वो हो जाता है 180। जैसे कि ये है, ये चली वोल्टेज और करंट चले, ये चला करंट 180 डिग्री के बाद, तो इसको क्या बोलेंगे? एंटी फेज।
एंटी नहीं है इसका, एंटी एंटी समझ गए। आज वाले लेक्चर में एक बार मैं समराइज कर दूं, उसके बाद 10 मिनट का रेस्ट, उसके बाद फिर पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये तो आसान सा था। सैचुरेशन पॉइंट आ गया था इसलिए करना पड़ा है, ठीक है नहीं।